जो राजनीतिक दल मुद्दों पर आएगी हम लोग उसको समर्थन देंगे। हम आप देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज। आप यह बता दें कि राजेश लकड़ा जी द्वास के जाने माने आदिवासी नेता और समाज सेवी हैं। कुछ दिन पहले तक ये INTTUC जलपाईगुड़ी जिला के सभापति थे। इनका पदोन्नति करके स्टेट में ले जाया गया था, लेकिन नीतियों के विरोध में इनका कहना है कि नीति के लड़ाई में मैंने संगठन को छोड़ा है, मुझे तृणमूल कांग्रेस से कोई बाहर नहीं किया, मैंने खुद छोड़ा है। तो आप लोगों से डायरेक्ट मैं राजेश लकड़ा जी से ही बात करवाता हूं। अच्छा राजेश जी, ऐसी क्या नीति की लड़ाई थी जिससे लेकर आपने तृणमूल कांग्रेस की ये पद को छोड़ दिया और संगठन को भी छोड़ दिया? क्या कारण है, किस नीति के को लेकर आपने? सर्वप्रथम तो द्वास तराई के समस्त वासियों को, पिछड़ा क्षेत्र है फिर भी हंसते हुए सबको नमस्कार करना, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, दंडवत करते हैं। जब से मैंने राजनीति किया है, जब से मुझे द्वास और तराई जो जानते हैं, तो मेरा एक ही पहचान था मुद्दों पर। चाहे वो CPM का सरकार का समय हो, तब भी हमने मुद्दों पर तराई और द्वास के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने लड़ाई किया था। उसका ज्वलंत उदाहरण आज हम लोग जहां पर प्रेस मीट कर रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो जगह मोराघाट चौपती पर है। और उसी मोराघाट में देखिएगा स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी का कॉलेज, हिंदी कॉलेज जो बना हुआ है। तो ये मेरा मतलब हम सब का, आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से आप लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई थी 2011 में, तो ये कॉलेज का घोषणा हुआ, आज बन के तैयार भी है। तो मैं इस चीज को मैं फिर से रिमाइंडर कर देना चाहता हूँ। ना तो ये कॉलेज का डिमांड, ना तो ITI कॉलेज का डिमांड, ना तो द्वास तराई को अनुसूचित क्षेत्र एक स्पेशल उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, ये सारा डिमांड किंतु किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया था। ना कोई दूसरा सामाजिक संगठन था, एक ही सामाजिक संगठन था, उसमें हम लोग सभी थे। उसमें तेज कुमार टोप्पो जी भी थे, बिरसा तिर्की भी थे, जॉन बारला भी था, मैं भी था, किरण कलांदी भी थे। बहुत सारे हम लोगों ने सभी को मिलकर पहलकर द्वास तराई के नया दिशा दिखाने का हम लोग प्रयास किया। ना उस समय CPM ने कभी बोला कि मैं यहाँ का द्वास तराई जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए कॉलेज खोलूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा, जमीन का पट्टा दूंगा, ये कभी किसी ने आवाज नहीं उठाया था। ये सब मांगे तो पूरी हुई, तो फिर पार्टी क्यों ना? उसमें से बड़ा मुद्दा था ना, ये तो आपको सरकार को देना ही पड़ेगा। आज मैं किसी भी शरणार्थी को मैं अवहेलना नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी समाज को, किसी इंसान को नीचा दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देखिए, शरणार्थी लोग विदेश से आते हैं, सरकार, रोहिंग्या खास करके बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनके लिए यहाँ पर बन रहा है। मैं किसी का विशेष एक नाम लेके मैं नहीं बोलना चाहता, मैं शरणार्थी, विदेशी, हाँ, विदेश से जो भी शरणार्थी आता है उसको भी सरकार जमीन के पट्टा देकर बसाती है। तो हम लोग तो यहाँ का तराई द्वास का बिहारी हो गया, बंगाली हो गया, मारवाड़ी हो गया, मुसलमान हो गया, आदिवासी लोग तो भूमि पुत्र लगे भारत देश का। तो वो जब उनके पास में जमीन का अधिकार नहीं था तो पट्टा का हमने मांग किया, उसने दिया सरकार ने। लेकिन सरकार ने तो ये कोई उपकार नहीं किया ना। सरकार का क्या काम है कि जनता का जो भी समस्या उसको समाधान करने के लिए, भले वो कोई भी सरकार ने किया हो, उसने अपना भारतवर्ष का नागरिक का जो अधिकार होता है उस अधिकार को उन्होंने पूरा किया। उसी के तहत और एक भी अधिकार है। देखिए, अभी हम लोग द्वास तराई में देखिए, शाम होने के बाद में सिलीगुड़ी आने का द्वास, बाद जलपाईगुड़ी जाने का, या तो आपका अलीपुर द्वार जाने का विकल्प कोई साधन नहीं है। ट्रेन का समस्या है, बस का समस्या है। यहाँ देखिए, एक कॉलेज है, बीरपड़ा में एक कॉलेज है, आपका माल बाजार में एक कॉलेज है, बाकी कॉलेज कहाँ है? आपका द्वास में तो है नहीं, द्वास से बाहर है। द्वास से बाहर जाने के लिए शाम के वक्त द्वास के छात्रों को आने जाने के लिए सरकारी बस का परिसेवा नहीं है। साथ ही जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं चाय बगान के, बाजार बस्ती के, तो उनके लिए सफिशिएंट सीट नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। हर एक विभाग का, मैं बता रहा हूं आपको, हर एक विभाग का, साइंस ग्रुप के लिए हो गया, चाहे आपका कॉमर्स के लिए हो गया, आर्ट्स के लिए हो गया, उसमें चाय बगान के बेसी भाग ही देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट बस शेड्यूल ट्राइब्स जनजाति के लोग पढ़ते बच्चे, तो उसमें रिजर्वेशन रहता है।
तो एक विभाग में आपका मान लीजिए 100 सीट है तो कितना का मिलेगा? मेरा ही यदि एसटी का पकड़ के चलता हूं तो मिलेगा हमको कितना? 7% का। तो 7 ही बच्चे तो एडमिशन हो पाएंगे एक विभाग में, चाहे आर्ट्स का विभाग हो चाहे कॉमर्स का हो, एक ही तो इतने बच्चे बढ़ पाए, बाकी बच्चे जाएंगे कहां? तो ये सारा मुद्दा था। उसके बाद में देखिए पहाड़ वासियों को, पहाड़ के लोगों के अनुसार जनता का जो वहां का दुख दर्द था, समस्या था, उसको निदान करने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए 1986 साल में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल किया। अच्छा है सरकार ने किया। तो उसी तरह से दुअस तराई भी तो वंचित था। द्वास तराई में भी एक आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड जी नहीं, मैं आदिवासी डेवलपमेंट नहीं बोलता हूं। मेरा कहना है कि जब सिलीगुड़ी जैसा एक आपका म्युनिसिपैलिटी एरिया है, माल बाजार जैसा म्युनिसिपैलिटी, ये बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? सरकार को जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि उस जगह पे उनको सुविधा ज्यादा मुहैया करा जाए, डेवलपमेंट उनको ज्यादा कराया जाए, डेवलपमेंट उनका हो, उस क्षेत्र का विकास हो, बोल के वो म्युनिसिपैलिटी का सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ, मालबाजार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ, नगर विकास के लिए नगर विकास के लिए हुआ। तो उसी प्रकार से देखिए जो अंचल भित्तिक है, जो ग्राम पंचायत के अधीन में आते हैं, समिति का अधीन में आते हैं, जिला परिषद अधीन में, वो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? तो वहां पर तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, लेकिन वहां एसजीडीए को क्यों गठन किया इन लोगों ने? सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों गठन किया? क्योंकि शहरी विकास के लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काफी था, लेकिन ये वहां पर ये पैसा सफिशिएंट वहां के लिए नहीं था, इसीलिए सरकार ने क्या किया? एसजीडीए का गठन किया, सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब वहां के लोगों को लिए सुविधा के ऊपर सुविधा देने के लिए सरकार कर सकता है, तो चाय बगान बस्ती जो डोअस का पिछड़ा क्षेत्र है, उसके लिए सरकार क्यों ना दार्जिलिंग के तहत जैसा क्षेत्रीय प्रशासन है, उसी तरह प्रकार से ये तराई डोअस को भी क्षेत्रीय प्रशासन कर दे। इसी किस तरह का आप व्यवस्था चाहते हैं? हाँ, यहाँ तराई डोअस ये आपका क्षेत्रीय प्रशासन कर दे सरकार। हम आदिवासी नाम नहीं चाहते, ना किसी का धर्म पे के नाम हम नहीं चाहते। हम कहते हैं जगह के नाम पे आप दे दो क्षेत्रीय प्रशासन, तराई डोअस क्षेत्रीय प्रशासन के नाम से दे दो। तो इसी के चलते मैंने 2020 साल में इसी मुद्दे के तहत मैंने माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर, उनके बुलाने पर मैं कलकत्ता जाकर मुद्दों में मैंने समर्थन दिया था। तो मैं उनको कहा था कि आप मेरे तराई डोअस के डेवलपमेंट के लिए आप यदि काम करेंगे तो मैं आपका साथ आऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समय सीमा खत्म हो चुका है, लोकसभा सामने चुनाव है, और उन्होंने इस अपने वादे से वो मुकर गई। तो जब वादे से मुकर गई तो अच्छा, मैं यहाँ तो देखिए बहुत सारा वादा जो है, जैसे आपका जो है हर घर नल जल योजना के तहत अन्य राज्यों में देखिए, झारखंड में देखिए, बिहार में देखिए, और असम बगल के पड़ोसी में देख लीजिए, सिक्किम में देख लीजिए, हर जगह लोगों के घर में नल लग गया, दरवाजे पर भी नल लग गया और नल में पानी भी आता है। यहाँ पे बहुत जगह हम लोगों देखे हैं, मेरे पास में बहुत सारा वीडियो है, अभी तक लोगों को घर घर पानी भी नहीं पहुँचा, नल लगा है तो जल नहीं आता है। आज मोरा घाट कितने दिनों से पानी के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं। 18 करोड़ के लागत से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के तहत यहाँ पर काम होना था, पैसा आया पीएचई में, ये अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। ये सब मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, सही बात है, सरकार पीएचई का प्रोजेक्ट तो ला रही है, मगर इसके पीछे ये पैसा कहाँ चला जा रहा है? ये इसके पीछे जो है दुर्नीति है। एक बड़ा बात, कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? अपने तरीका से ज्यादा मुनाफा खाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? वो अपना पाइपलाइन तो बिछा दे रहा है, मगर उसके लिए चलते प्रॉपर जो उनका थ्योरी होता है, एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्निकल समस्या है, इंजीनियरिंग का समस्या है। यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है पीएचई का है, वो लोग आके इसको क्यों नहीं समझाते कॉन्ट्रैक्टर को कि इस तरह से काम होना चाहिए। यहाँ बड़ा दुर्नीति हुआ है, जिसके वजह से पाइपलाइन तो आया हुआ है, नलका बैठा हुआ है, आपका कल है, लेकिन पानी नहीं गिर रहा है। इसके पीछे क्या इंजीनियर को पता नहीं है? भारतवर्ष के अभी इंजीनियर पानी का सप्लाई शुरू नहीं हुआ है। नहीं होगा, बोल रहे ना। अच्छा, जैसे मैं बिहार में भी देखा हूँ, गया था मैं, वहाँ पे वार्ड मेंबर जो पंचायत सदस्य जीते हुए हैं या पंचायत के अंदर में, ये सब दे दिया जाता है कि कहीं अगर पानी किसी के घर में किसी कारणवश एक दिन अगर गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ आया,
तो अगर वो तुरंत ही उस काम को करवा के पानी शुरू करवाया जाता है, लेकिन यहाँ तो पानी ही शुरू नहीं हुआ। मैं बिहार के तक नहीं जाऊंगा। मेरा ही डुवर्स में एक म्युनिसिपल एरिया है, माल बाजार। किसी कारण से पीएचई का जो पानी का सप्लाई विघ्न होता है या तो नहीं कर पाता है, तो माने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का खुद का पानी का टैंकी का सप्लाई का पूरा व्यवस्था करके रखा है उन्होंने आपातकालीन के लिए। जब यहाँ पीने के पानी का समस्या हो रखा है, तो आपका ये जिला परिषद, पंचायत ऑफिस, पंचायत समिति के सभापति व वहाँ के अफसर सब क्या कर रहे हैं बैठ के? ये लोग क्यों नहीं वो आपातकाल के लिए वो सप्लाई देने के लिए काम नहीं कर रहे हैं? इनको तो बनाना चाहिए। मैं तो इस सब के लिए अब तो आंदोलन करूंगा। मैंने क्यों छोड़ा तृणमूल पार्टी को? क्योंकि मैं बोलते बोलते थक गया। मैंने महुआ गोप जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पार्टी में भी पार्टी के लीडर था, उनको बहुत बोला मैंने चाय बागान का बहुत असुविधा के लिए, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं। वो चाय बागान तो आती ही नहीं, एक तो बड़ा बात। ऐसे ऐसे नेताओं को तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर दायित्व देकर रखा है, चाहे अलीपुरद्वार में हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, चाहे आपका सिलीगुड़ी में। कोई चाय बागान में जाना नहीं चाहता है। उनको सिर्फ शहर पसंद है। जलपाईगुड़ी चला गया, अलीपुर चला गया, सिलीगुड़ी चला गया, जिसका जिसका जिम्मा है। तो यहाँ का बात कोई सुनने का तैयार नहीं है। नहीं सुना बोल के तो मैंने रिजाइन दिया, नहीं तो मेरा क्या मजबूरी है कि वहां रहूं, ताकि मैं आवाज उठाऊं। अच्छा, एक TV9 भारतवर्ष बांग्ला में एक न्यूज पब्लिश हुआ है, वहाँ आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक घटना आप शायद देखे होंगे। आपका दक्षिण बंगाल साइड का एक घटना है, ये जगह का नाम आपको भी पता है। तो ये इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, और उस विषय को थोड़ा प्रकाश डालिए, उस पर क्या घटना हुआ था? देखिए, संदेश खाली जहां वहां पर आपका उसका नाम है वो क्या क्या बोलता है, संदेश खाली जिला परिषद का मेंबर भी है। हाँ, संदेश खाली में ये हाँ, घटना हुई है। संदेश खाली में उनका नाम क्या नाम है समझ नहीं आ रहा है। उसने आदिवासियों के ऊपर में वहां संथाली आदिवासी रहते हैं हमारा, शाहजहान अभी नाम याद है। शाहजहान ने वहां के आदिवासियों को क्रूरता के साथ में वहां पर उनका जमीन सबसे पहले दखल किया इसने। हजारों बीघा जमीन उसका दखल कर लिया बंदूक के बल में। शासन तृणमूल का दापट नेता था, तृणमूल का जिला परिषद का मेंबर, उसके बल पे उसने वहां का आदिवासियों की जमीन को लूट लिया। और वहां पर क्या किया है, अपना मछली पालन के लिए इन्होंने तालाब बना लिया है, जिसको बांग्ला में पुकुर कहते हैं। वो बना के वहां से वो पैसा कमाता है। मगर वो आदिवासी जब बोलता है कि मेरा जमीन है, तो उसको वो लोग बंदूक दिखाते हैं। कितना का तो हत्या कर दिया है वहां। आज का खबर देखेंगे, जो आपने मुझे प्रश्न पूछा कि वहां के महिलाओं के साथ, बेटी बहनों के साथ में उनका दुर्व्यवहार हुआ है, आपने सही सुना है। हमारी बेटी बहन को शाहजहां ने, जो तृणमूल के नेता है, उसने पार्टी ऑफिस में तो लेक के रात के समय में उनके साथ बलात्कार किया है। तो मैं आज इस चैनल से मैं बोलता हूं, रमन झा के इस चैनल से, एनआई के न्यूज के द्वारा, कि आप सभी जागिए, प्रतिरोध कीजिए। आप नहीं आवाज उठाएंगे तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। आज संदेश खाली में शाहजहां द्वारा, तृणमूल के नेताओं के द्वारा, तृणमूल के जिला परिषद के मेंबर के द्वारा जिस प्रकार से वहां आदिवासी लड़कियों को पार्टी बस बुलाकर रात को वो बलात्कार करता था, वो आज TV9 के खबर में प्रकाशित हुआ है। तो आप लोग देखिए, ये सबसे जागिए। मैंने तो समय में अपना कदम उठा लिया, आप भी समय में अपना कदम उठाए। आप कदम नहीं उठाओगे ना, आपका कम्युनिटी, आपका समाज खत्म हो जाएगा। आज ये लोग सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं। आज मैं फिर यही बानर चौपत्ती में, मोराघाट चौपत्ती में खड़ा हूं। सुबह के वक्त में आइएगा। अवैध कारोबार, कुछ दिन पहले मेरे ऊपर में एक आरोप लगाया था कि उत्तर बंगाल समाज में, यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट जो सागर गुरुंग है, आज मैं सागर गुरुंग को पूछना चाहता हूं कि यहाँ से जो सुबह चमुर्ची भूटान से लेकर आपका बांग्लादेश तक ओवरलोड का गाड़ी चलता है, इसका पैसा कौन खा रहा है? इसका पैसा कौन खा रहा है? क्योंकि तो राजेश लकड़ा अब तो तृणमूल में नहीं हूं, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सागर गुरुंग ने यहाँ का ओवरलोड का सारा सिंडिकेट चलाता है। महुआ गोफ है, ये लोग सारा ये सिंडिकेट को चलाता है। और एक बड़ी बात, ये सागर गुरुंग मुझे ब्लेम लगाया था कि मैंने वहां का बस क्या बोलते ट्रक सिंडिकेट से न कि मैं पैसा लेता हूं। तो मैं बता दे रहा हूं, तृणमूल का नेता लोग वहां का पैसा लेते हैं। मैं राजेश लकड़ा कभी पैसा नहीं लिया। तृणमूल के नेता लोग लेते हैं, सागर गुरुंग लेते हैं। वहां तो 3 पार्किंग एरिया है,
2 पार्किंग एरिया के लिए वो क्यों नहीं बोलते हैं? सिर्फ एक ही पार्किंग एरिया के लिए बोलते हैं। और मैंने जहां जाके पता लगाया कि वहां तो सैकड़ों आदिवासी बेकार युवक, फिर से बोल रहा कैमरा में, सैकड़ों आदिवासी युवक कठलगुड़ी और न्यू ड्रेस के बीच में वो बेरोजगार होने के कारण से वो आदिवासी युवक लोग वहां पर अपना जमीन, अपना उसको जमीन का कागज है, बिलारो ऑफिस ने उनको कागज दिया, उस अपना निज भूमि पर वो लोग स्वेच्छा से पार्किंग लगाता है। वो कोई अवैध जमीन नहीं है, वो सरकार का जमीन नहीं है, वो आदिवासी का जमीन में है। आदिवासी अपना जमीन में चाहे गाड़ी का पार्किंग करे, चाहे वहां पर घर बनाए या कुछ भी करे। ये सागर गुरुंग बोलने वाला कौन है? इसका मतलब साफ है कि सागर गुरुंग आदिवासी विरोधी है। और उनका जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है महुआ गोप भी, वो भी आदिवासी विरोधी है। नहीं तो आज देखिए पूरा जलपाईगुड़ी जिला में आदिवासियों को ब्लॉक प्रेसिडेंट तक नहीं दिया उसने। संजय कुजूर था आदिवासी ब्लॉक प्रेसिडेंट, उसको निकाल दिया। जोसेफ मुंडा था आदिवासी, उसको निकाल दिया। माल ब्लॉक में तो आदिवासी है नहीं, बातें मत कीजिए। वहां खुद वो जो यहां पर बैठी हो, मैंने सागर को ब्लॉक प्रेसिडेंट जिसको बनाया गया है, वो बता रहा हूं ना, वो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट है। उसकी संख्या कितनी है वो किसी भी जातीय से मुझे नहीं, किंतु आदिवासी को डिप्राइड राजनीतिक रूप से भी किया गया। और बड़ी बात, सागर गुरुंग खुद कंडक्टर है, खुद कंडक्टर है। वो कंडक्टर होकर कैसे उप प्रधान का वो पोस्ट लेकर आज बानाड़ जीपी 2 में वो कैसे वो वहां पर निरपेक्ष रूप से वो शासन चला सकता है? वो कैसे प्रधान ऑफिस वो चला सकता है? क्योंकि वो तो खुद कंडक्टर है और खुद दुर्नीति से जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी वो सही रूप से काम नहीं का कंडक्टर जितना। हम तो अभी क्या करेंगे, सागर गुरुंग जहां जहां पर काम किया है उसका लिए हम जांच बैठाएंगे। मैं खुद कलकत्ता जाऊंगा, सीबीआई का दफ्तर में लिखित रूप से जनाऊंगा कि आपको ये सागर गुरुंग जो कंडक्टर है, इसने जो जो काम किया उसको आप जांच करवाइए। मैं कंप्लेन करूंगा कलकत्ता में जाके, ताकि जनता जाने कि ये सब दुर्नीतिग्रस्त आदमी होने के कारण से आज ये क्षेत्र तराई डुवर्स ऐसे ऐसे नेताओं से भरे पड़े हैं। कालचीनी से भी अभी प्रेसिडेंट चेंज हो गए, कालचीनी से भी प्रेसिडेंट चेंज हो गया। वहां के ब्लॉक प्रेसिडेंट वीरेंद्र बारा थे, वहां के आदिवासी एक राजकमल भगत जी भी थे, युवा के प्रेसिडेंट, उनको भी बदल दिया गया है। वहां भी आदिवासी कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यह साफ होता है कि आदिवासियों को सिर्फ वोट चाहिए। अब वोट खत्म, पंचायत वोट जीत गया, सारा आदिवासी नेताओं को निकाल दिया, मगर राजेश लकड़ा को निकालने नहीं सका। राजेश लकड़ा ने खुद रिजाइन दे दिया, इसलिए दिया कि मैं लड़ाई लड़ सकूं। आपको तो स्टेट में सेक्रेटरी का पद भी दिया गया था, फिर भी रिजाइन दे दिए। बहुत बड़ा पद था, बहुत बड़ा पद था, मगर रिजाइन दिया किस कारण से? यहां पर यहां का नेता लोग दुर्नीति करेगा, रात में ओवरलोड का पैसा खाएगा, रात में आप पार्टी ऑफिस में दारू और चखना खाओगे और राजेश लकड़ा को बोलेगे कि पैसा खाता है। और ओवरलोडिंग के कारण बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह भी होता बहुत एक्सीडेंट हुआ। अभी भी जाके देखिए, खड़ा हुआ है गाड़ी, 3-4 ओवरलोड के कारण गाड़ी खराब हो गया, क्योंकि उसका कैपेसिटी से भाई 100 गुना ज्यादा माल ढुलाई किया है लोगों ने। इसके लिए कौन बोलेगा? तो अभी आप कौन से पार्टी में जाएंगे? बीजेपी वगैरह में हल्ला हो रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, आप कहां तक सत्य है? देखिए, मैं एक चीज बताता हूं रमन जी, तराई डुवर्स का मिश्रित भाषा भाषियों का देश माने स्थान है। इस स्थान का विकास के लिए जो भी सरकार व जो भी पार्टी बोलेगा कि हम आपका क्षेत्र का विकास करने के लिए क्षेत्रीय प्रशासन देंगे, हम उस कोई भी राजनीतिक दल को हम समर्थन देंगे, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो। जो कोई भी दल बोलेगा, आश्वासन देगा, ठोस आश्वासन कि तराई और डुवर्स को हम लोग क्षेत्रीय प्रशासन दार्जिलिंग के रूप में देंगे। जैसे अभी एक बात बताता हूं रमन जी, पिछले बीते कल कांग्रेस का एक ही बंगाल में सांसद है अधीर रंजन चौधरी जी, उसने दिल्ली में पार्लियामेंट में आवाज उठाया कि दार्जिलिंग को 6वीं अनुसूची दिया जाए। अच्छा बात है, पहाड़ के लिए आप बोले। हमारा डुवर्स से भी बोलने वाला हमको चाहिए सांसद, हमारा तराई से भी चाहिए सांसद जो 6वीं अनुसूची का बात करे। तो कांग्रेस की तरफ जाने का मन तो नहीं बना रहे? कांग्रेस यदि बोलेगा कि हम आपके लिए 6वीं अनुसूची आपका लिए हम पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे, विधानसभा में आपका प्रस्ताव रखेंगे, कांग्रेस को समर्थन करेंगे।
लेकिन कांग्रेस का तो जनाधार यहाँ पे उस तरह से नहीं है। नहीं है तो क्या मैनिफेस्टो में तो लगा सकता है, आज नहीं होगा तो कल होगा, मुद्दा तो उठेगा। और मुद्दा भाजपा में जाने का जो आकलन आपका लगाया जा रहा है बहुत जगह, हालांकि राजेश लकड़ा जी अब भाजपा में जाएंगे और जॉन बारला दोस्त भी है उनका, आपका मंत्री, फिर से अब दोनों दोस्त एक होकर यहाँ काम करेंगे, ये कयास कहाँ तक सही है? देखिए, हर कोई चाहता है कि राजेश लकड़ा मेरे दल में आए, मेरे दल में आए। तृणमूल में मैं गया था, मुद्दों पर गया था, शर्तों पर गया था कि आप तराई डुवर्स को डेवलप करेंगे, तराई डुवर्स को आप क्षेत्रीय प्रशासन देंगे, इस मुद्दे पे हमने गया था। अब बीजेपी वाले के साथ मेरा तो कोई दुश्मनी है नहीं, तो वो यदि कहते हैं कि तराई डुवर्स को हम क्षेत्रीय प्रशासन देंगे, जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं 6वीं अनुसूची की मांग क्या करता आप 6वीं अनुसूची का डिमांड करते हैं क्या तराई द्वार में? जब अब दार्जिलिंग में यह आवाज उठने लगा है तो 6वीं अनुसूची मैं भी डिमांड करूंगा। अच्छा, यूटी को लेकर जो लोगों का यहाँ पर काफी लोगों का डिमांड है, कोई नेता का नहीं, नेता की तरफ से भी आवाज उठाया गया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उससे क्या इलाके का विकास होगा? यूटी का जो डिमांड करता है उसका विरोध में नहीं करता हूं। यूटी होगा तब भी हम लोग बोलेंगे क्षेत्रीय प्रशासन हमको देना पड़ेगा। अभी बंगाल में हूं तो बंगाल में भी मैं क्षेत्रीय प्रशासन जिस तरह से उदाहरण के लिए मैं देता हूं, दार्जिलिंग में अभी क्या है, क्षेत्रीय प्रशासन है, तो वहां आपका दफ्तर कम से कम 20 से ऊपर दफ्तर है क्षेत्रीय रूप से। वो बिहार के 4 जिला, बंगाल के 5-6 जिला, असम के एक आध जिले को मिलाकर यूटी बनाने की जो बात चल रही है, उसका कितना आप समर्थन करते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? यदि यहाँ का जनता, तराई और डुवर्स का जनता सोचता है कि यूटी होगा तो विकास होगा तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है, मगर उस वक्त भी मैं किंतु एक राजनीतिक परिस्थिति और यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन का परिस्थिति देखते हुए उस राज्य में भी मेरा किंतु एक ही दावी रहेगा, क्षेत्रीय प्रशासन। यूटी होगा तब भी मैं कहूंगा कि क्षेत्रीय प्रशासन, सामान्य प्रशासन सबके लिए, सामान्य प्रशासन। जैसे आप भी यदि बिन्नागुड़ी में रहते तो आपका भी जो भी पार्टी करते हैं साधारण व्यक्ति है तो आपका कोई प्रतिनिधित्व करेगा ना भाई, क्षेत्रीय प्रशासन रहेगा तो उसमें क्या होगा, विकास का अलग सा फंड आएगा। इसलिए मैंने एसजीडीए का उदाहरण दिया था आपको। सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो है मगर उसका फंड उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, अभी तो लगभग मोटा मोटी 80-90 दिन बचा हुआ है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। राजेश लकड़ा इस बार किस पार्टी का समर्थन करेंगे और किस तरह से आप राजनीति करेंगे? मैं तो पहले बोल चुका हूं, 1000 दफे बोलता हूं, जो भी राजनीतिक दल तराई डुवर्स के मिश्रित भाषा भाषी वासियों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन का जो भी वादा करेगा हम उस राजनीतिक दल को समर्थन करेंगे। लोकसभा में कोई पार्टी से खड़े उड़े होने का विचार है लोकसभा सांसद के रूप में? इस विषय पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि यहां का जनता ठीक करे, जो राजनीतिक दल मुद्दों पर आएगी हम लोग उसको समर्थन देंगे। हम चुनाव लड़ने के अभी मूड में नहीं है, हम समर्थन करेंगे। तो देखिए, इनका साफ कहना है कि क्षेत्रीय प्रशासन द्वार तराई में जो दल लाएगी, मेरे तरफ दिखाइए, जो दल लाएगी वो दल के साथ ही समर्थन करेंगे, चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो या भाजपा हो। कहीं ना कहीं राजेश लकड़ा को ये लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में यहाँ के आदिवासियों का विकास नहीं हुआ और जमीन का पट्टा जिस तरह से लोगों का डिमांड था उस प्रकार से न मिलकर उनके ऊपर थोपा जा रहा है। इस नीति के लड़ाई में ही आदिवासी एवं क्षेत्र के कल्याण के लिए इन्होंने तृणमूल कांग्रेस का परित्याग किया है। आने वाला समय में ये राजनीतिक दिशा इनका क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो 6 शेड्यूल या क्षेत्रीय प्रशासनिक यहाँ पर लागू करेंगे उस या अपने मैनिफेस्टो में जारी करेंगे, उस दल के समर्थन में ये पुरजोर प्रचार करेंगे और लोकसभा में उसे जिताने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहे। मैं रमन कुमार झा, मोरा घाट चाय बागान चौपत्ती से।